स्वागत है एक बार फिर से कालीबंगा सभ्यता पार्ट 2 में। मित्रों, हमने कालीबंगा सभ्यता के पार्ट फर्स्ट में इसका सामान्य परिचय पढ़ लिया। इसकी जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं में हमने 2-4-5 विशेषताओं की भी चर्चा कर ली थी। और अंतिम समय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से तौल के जो बाट मिले थे उन तौल के बाटों के आधार पर हमने प्रमाण लगाया था कि यहाँ पर व्यापार भी चलता होगा। व्यापार के आधार पर हमने मुद्राओं की बात भी की थी, बेलनाकार मुद्राओं की भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी। आगे के क्रम में हम लोग चर्चा करते हैं इस कालीबंगा सभ्यता की कि कालीबंगा सभ्यता से अगला जो अवशेष हमें प्राप्त हुआ, अगले अवशेष की मित्रों हम लोग चर्चा करें तो यहाँ से हमें जो भी उपकरण मिले कालीबंगा सभ्यता की खुदाई से जो हमें उपकरण प्राप्त हुए, उन उपकरणों की बात करूं तो वो उपकरण अधिकांशतः जो उपकरण थे वो अधिकांश जो उपकरण थे वो अधिकांश उपकरण बने हुए थे कांस्य धातु के। कौन से धातु के थे? कांस्य। और अंशतः बात करूं मैं, अंशतः जो उपकरण थे वो मिले थे ताम्र के। काय के बने हुए थे? ताम्र के। मित्रों, इसी कारण से इस कालीबंगा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से या फिर ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इस सभ्यता को? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या फिर ताम्र कांस्य युगीन, ताम्र कांस्य, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। ये याद रखिएगा आप लोग एक चीज। तो अगली बात करते हैं हम लोग, यहां इस सभ्यता की खुदाई की तो हमें यहां से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां जो प्राप्त हुई थी, जो खंडित मूर्तियां हमें यहां से प्राप्त हुई, उन मूर्तियों की मित्रों बात करें तो मूर्तियों के अंतर्गत एक तो हमें यहां से आक्रामक सांड की मूर्ति मिली थी। आक्रामक सांड की मूर्ति की बात करो तो वर्तमान में आप शेयर बाजार का जो लोगो देखते हैं वो लोगो लगभग ऐसा ही मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी आक्रामक सांड की। एक हमें यहाँ से कुबड़दार बैल की असंख्य मात्रा में यहाँ से अस्थियां प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? अस्थियां। अस्थियां मतलब हड्डियां। यहाँ से कुबड़दार बैल की भी असंख्य मात्रा में अस्थियां हमें प्राप्त हुई थी। मतलब है कि सभ्यता में इन दोनों पशुओं का भी महत्व था। यहाँ से अगर मैं अगले क्रम में बात करूं तो मित्रों, जब खुदाई की गई तो इस खुदाई से हमें जितने भी अवशेष मिले, आपको पता है इस सभ्यता की जो खुदाई थी वो 5 स्तरों पर खुदाई की गई थी। कितने स्तरों पर की गई थी? 5 स्तरों पर। मित्रों, इस सभ्यता की खुदाई से जो अवशेष मिले उन अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्ववर्ती, परवर्ती और समवर्ती तीनों प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं। कौन सी सभ्यता को? कालीबंगा को। मतलब कहा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्ववर्ती का मतलब हो गया पहले के समय की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले के समय की। समवर्ती का मतलब हो गया समान समय की, और परवर्ती का मतलब हो गया इसके बाद के समय की। मतलब तीनों ही भूमिकाओं में अपन इसको रख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता को। साथियों, अगर मैं बात करूं सभ्यता की खुदाई से तो खुदाई से हमें सौंदर्य प्रसाधन की कुछ वस्तुएं भी यहां से प्राप्त हुई। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं की बात करूं तो यहां से खुदाई में कांच, कंघे, काजल आदि जो सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग लेने वाली वस्तुएं हैं वो भी यहां से प्राप्त हुई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता जो थी वो एक सौंदर्य प्रसाधन वाली सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सौंदर्य प्रसाधन वाली सभ्यता थी। मित्रों, यहां की बात करूं मैं तो यहां की खुदाई से हमें जो प्रमाण मिले उन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहां पर सर्वाधिक जो पालतू पशु था वो पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता। कुत्ते के सर्वाधिक प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं कालीबंगा सभ्यता से। एक ऊंट के प्रमाण, ऊंट की अस्थियां भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, और सबसे ज्यादा जो अस्थियां प्राप्त हुई वो है कुत्ते की। मतलब कुत्ता इस सभ्यता का सबसे ज्यादा पालतू पशुओं में हम लोग इसको रख सकते हैं। आगे सभ्यता की खुदाई की और बात करूं मित्रों तो इस सभ्यता के लेकर एक तो सबसे पहली बात याद रखना कि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 1947 के बाद में अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जितने भी सभ्यताओं के स्थल मिले हैं, जिन भी सभ्यताओं को स्थलों की खुदाई हुई है, उन खोदे गए स्थानों में पहला स्थान कालीबंगा था, जिसकी खुदाई आपकी स्वतंत्रता के
तत्पश्चात हुई है, या स्वतंत्रता के बाद जस्ट जो खुदाई होने वाला जो स्थान है वो कौन सा था? कालीबंगा। ये आप ध्यान रखना। एक बात करूं मैं आपके कि इस सभ्यता की बात की जाए कि ये सभ्यता साहब ग्रामीण सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है, तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता कही जा सकती है। स्टार्टिंग में हमने भाग प्रथम में बात की थी कि कालीबंगा सभ्यता की जो खुदाई थी, इस खुदाई में हमें 2 टीले मिले थे, और इसमें से जो पश्चिमी टीला था उस टीले से दुर्ग के प्रमाण और पूर्वी टीले से हमें नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले थे। तो वहां पर भी अपन ने एक बात क्लियर की थी कि सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, और इसको हम लोग इस तरह से भी जान सकते हैं क्योंकि ये सभ्यता का जो हमें खंडर मिले उन खंडरों के आधार पर कहा जा सकता है कि सुनियोजित नक्शे पर आधारित नगर था। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कौन सी सभ्यता के अंतर्गत रख सकते हैं? नगरीय सभ्यता के अंतर्गत हम लोग इसको रख सकते हैं। मित्रों, इस सभ्यता की खुदाई से हमें एक लिपि के प्रमाण भी मिले। देखो, लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, लिखने की जो शैली है। लिपि की बात करूं तो यहां जो हमें लिपि प्राप्त हुई, उस लिपि को इतिहासकारों ने सर्पिलाकार लिपि और भाव चित्रात्मक लिपि से परिभाषित किया। ये जो लिपि थी सभ्यता में, इस सभ्यता में जो लिपि के प्रमाण हमें सर्वाधिक मिले वो मिले थे सिक्कों पर। और सिक्के किस प्रकार के मिले थे? यहाँ से बेलनाकार हमें सिक्के प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर जो लिपि हमें मिली सिक्कों पर, वो सिक्कों पर लिपि मिली थी एक तो सर्पिलाकार, और इसी को हमने भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जाना। इस लिपि की जो विशेषता थी ना, इस लिपि की विशेषता क्या थी? तो ध्यान रखना, अभी वर्तमान में जो लिपि चलती है वो आपको पता है, मैं जैसे लिख रहा हूं, ये लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि हमेशा चलती है बाएं से दाईं ओर, जबकि ये जो लिपि थी ये लिपि चलती थी दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर। अर्थात कालीबंगा सभ्यता से जो लिपि मिली, उस लिपि की विशेषता थी वो दाएं से बाईं ओर चलती थी, जबकि वर्तमान में जो लिपि चल रही है वो चलती है बाएं से दाईं ओर। अच्छा, ये जो लिपि थी ना, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इस लिपि को कहा गया अपठनीय। अपठनीय लिपि। कैसी लिपि थी यहाँ की? अपठनीय लिपि, इस लिपि को कहा जा सकता है। आगे बढ़े मित्रों, आगे बात करूं इस सभ्यता के बारे में, तो एक सबसे पहले बात आती है कि साहब इस सभ्यता की खुदाई करी। इस खुदाई में बहुत सारी चीजों के आधार पर 2 कथन बड़े प्रसिद्ध रहे। एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा का कथन। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। यह भी याद रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने के द्वारा यह कहा गया था, और डॉक्टर दशरथ शर्मा का जो कथन था वो भी आप याद रखिएगा। मित्रों, इस सभ्यता की बात करूं तो इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना गया। यह कथन भी बड़ा चर्चित रहा, दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती की मैं बात करूं तो मित्रों, इसका कारण था इस सभ्यता की जो खुदाई की गई, तो खुदाई में आपको पता है कि इस सभ्यता की खुदाई में जो नगर के खंडर मिले थे, वो खंडरों में जो दीवारें थी वो दीवारें कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। तो कच्ची ईंटों की दीवारें होने के कारण इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया था। किस कारण से कहा गया था? क्या कारण बताया गया इसका? नगर की जो दीवारें थी, नगर में खंडरों की दीवारें कहीं से बनी हुई थी? दीवारें कच्ची ईंटों से, कच्ची ईंटों से। और कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से जाना गया है। देखो, कालीबंगा सभ्यता से बड़े प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण सभ्यताओं में अपना स्थान रखता है। तो आप लोग जितने भी यहाँ से खुदाई में जो या उत्खनन में जो अवशेष मिल रहे हैं, इन अवशेषों को इसी क्रम में आप याद रखते चलिएगा। मित्रों, मैं बात करूँ इस सभ्यता की, तो इस सभ्यता की खुदाई से हमें ये बात भी प्रमाणित होती है कि इस सभ्यता में कब्रिस्तान, हाँ जी, इस सभ्यता में जो मृत व्यक्ति होता था उसको कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। जी हाँ, कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। और इस आधार पर यह बात और ध्यान रखना, यहां से 3 प्रकार की, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कब्र के प्रमाण मिले। कितने प्रकार के कब्रों के प्रमाण मिले थे? 3 प्रकार की कब्रें मिली है। ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग। मित्रों, अगर इस सभ्यता की बात करूं तो यहां से एक जो कब्र हमें मिली,
वो कब्र मिली थी अंडाकार कब्र। कैसी कब्र थी ये? अंडाकार। यहां से जो एक कब्र मिली वो मिली थी आयताकार, आयताकार कब्र। और तीसरी एक जो कब्र थी वो कब्र भी हमें मिली थी आयताकार। कैसी कब्र थी? आयताकार, आयताकार कब्र। तो तीन प्रकार की यहां से कब्रें मिली। अब आकार के आधार पर तो दो प्रकार की आप कह सकते हैं, परंतु अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या और कैसा था इनके अंदर। देखिए, इन कब्रों की बात करूं तो इन कब्रों को जब देखा गया मित्रों, तो इसके अंदर, इस कब्र के अंदर एक कंकाल लेटा हुआ था। और उस कंकाल की बात करूं मैं तो देखो यहां पर जगह, क्योंकि ये अंडाकार था इसलिए जगह कम थी, इसी कारण से अंडाकार में सिर जो था इनका, वो सिर तो था उत्तर दिशा में, और पांव जो थे, इन पांवों को मोड़ कर रखा हुआ था, अर्थात इनको बाइंड किया हुआ था। क्योंकि जगह कम थी तो पांव जो थे उनको मोड़ कर रखा था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अंडाकार कब्र में आपन बात करें आयताकार कब्र की, तो आयताकार कब्र क्योंकि लंबी ज्यादा है तो पर्याप्त स्थान है, इसी कारण से इसका जो सिर था वो सिर उत्तर में था, और पांव जो थे वो पांव दक्षिण में थे। पांव इनके कहां पर थे? दक्षिण में थे। सिर इनका कहां था? उत्तर में था। सिर इसका उत्तर में था। ये सामान्य कब्र हमें मिली। फिर तीसरी जो कब्र मिली मित्रों, उस कब्र को देखा गया, तीसरे प्रकार की कब्र को, तो उसमें भी पांव जो थे वो पांव कहां पर थे? दक्षिण में थे, और सिर इसका जो था वो सिर कहां पर था? इनका उत्तर में था। मित्रों, यहां इस दोनों कब्रों में जो एक मुख्य विशेषता थी, मुख्य जो अंतर था वो समझना आप। अगर अंतर की बात करूं तो इस कब्र में एक तो ध्यान रखना, जो इनके पास में मिट्टी के बर्तन थे वो सारे बर्तन यहां पर रखे हुए थे। साथ में क्या रखे हुए थे? मतलब कब्र के साथ में एक तो रखे हुए थे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां की जब खुदाई की तो खुदाई में हमें एक चीज और मिली कि जो ये शव था, इस शव को आभूषणों सहित गाड़ा हुआ था। किस सहित गाड़ा हुआ था? आभूषण सहित, आभूषण सहित, आभूषण सहित इस शव को गाड़ा हुआ था। आभूषण जो थे मित्रों, उन आभूषणों की बात करूं तो आभूषण एक तो मन के काहे के बने हुए थे? मिट्टी के। और कुछ आभूषण थे सीप के बने हुए। सीप और मनकों के बने हुए जो आभूषण थे वो आभूषण भी इस कंकाल के साथ साथ में देखने को मिले। अर्थात कहा जा सकता है कि कालीबंगा के जो लोग थे वो कब्र में व्यक्ति को आभूषणों के सहित ही गाड़ दिया करते थे, और उसके साथ में जो भी वो इस्तेमाल करता था, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उस समय, वो बर्तन भी उसी कब्र में रख दिया करते थे। तो ये तीन प्रकार की हमें यहाँ से क्या मिली थी? कब्रगाह मिली थी। उस कब्रगाह में तीन कब्रें विशेष रूप से देखने को मिली। आगे बढ़े हम लोग मित्रों, और इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के बारे में दो तीन चीजें और ध्यान रखना आप लोग। एक चीज हम बात करें कि सभ्यता से आखिर क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला की बात करूं मित्रों, तो पहली बात आती तो पशु में। पशु की बात करूं तो पशु में ध्यान रखना, यहां से घोड़े के प्रमाण, किसके प्रमाण? घोड़े के प्रमाण। ये घोड़े के प्रमाण यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, पशुओं में। और अगर मैं धातु की बात करूं तो धातु में यहां से लोहे के प्रमाण, किसके प्रमाण? लोहे के प्रमाण। यहां से लोहे के प्रमाण भी नहीं मिले हैं। देखो धातु में यहां से सबसे पहले अपने को पता है कांस्य का प्रमाण यहां से खूब मिला है, और तांबा भी अंशतः मिला है, परंतु लोहे के प्रमाण यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। और पशुओं की बात करूं तो उस समय जो पॉपुलर पशु था घोड़ा, उस घोड़े के प्रमाण भी यहां पर देखने को नहीं मिले हैं। पशुओं की बात करूं तो पशुओं में यहां से कुबरदार बैल की अस्थियां यहां से प्राप्त हुई थी, आक्रामक सांड की यहां से प्राप्त हुआ था। एक पशुओं में सबसे ज्यादा जो पालतू पशु था वो कुत्ते के प्रमाण यहां से मिले हैं, उसकी अस्थियां मिली है, और एक ऊंट की अस्थियां भी यहां से प्राप्त हुई है, पर घोड़े की अस्थि यहां से प्राप्त नहीं हुई है। एक बात और ध्यान रखना, जो प्राप्त नहीं हुआ उनकी चर्चा करूं तो उसमें धर्म से संबंधित अवशेष। मित्रों यहां पर मातृ जो मूर्तियां हैं, मातृ मूर्तियां हैं,
ये मातृ मूर्तियां भी यहां से प्राप्त नहीं हुई है। अगर धार्मिक अवशेषों की मैं बात करूं तो यहां से मित्रों किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष भी नहीं मिले हैं और ना ही किसी प्रकार से पूजा अर्चना करने के किसी प्रकार के कोई पात्र यहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये और ध्यान रखना यहां से क्या क्या प्राप्त नहीं हुआ है। मित्रों इस सभ्यता के मैं अंत में चलूं और अंतिम कड़ी में मैं बात करूं तो एक बात आती है सबसे पहले कि साहब इस सभ्यता का आखिर समृद्ध काल क्या रहा होगा, इस सभ्यता का कालक्रम क्या रहा होगा। तो कालक्रम कैसे मापा जाता है, पहली बात तो यह आती है, तो ध्यान रखना सभ्यताओं का जो कालक्रम मापा जाता है, सभ्यताओं का जो कालक्रम जाना जाता है वो कालक्रम जाना जाता है कार्बन रेडियो, कार्बन रेडियो प्रणाली। कौन सी प्रणाली के द्वारा, कार्बन रेडियो प्रणाली या कार्बन C14 भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्बन C14 प्रणाली के अनुसार इस सभ्यता का अगर मैं कालक्रम की बात करूं तो मित्रों ये कालक्रम माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक। ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी देखने को मिलता है, कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम। तो कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईस्वी तक का माना जाता है। और ये हमने जानकारी जो प्राप्त करी वो किससे करी, कार्बन रेडियो प्रणाली या कार्बन C14 प्रणाली के अनुसार। मित्रों अब एक बात आती है अंतिम कड़ी में कि साहब इतनी समृद्ध ये सभ्यता थी, इतने समृद्ध यहाँ के लोग थे, नगरीय ये सभ्यता थी, कृषि भी यहाँ पर खूब होता था, तो ऐसी सभ्यता नष्ट कैसे हुई, क्या कारण था आखिर की ये सभ्यता नष्ट हुई। तो मित्रों नष्ट का जो कारण है वो हमने शुरुआत में एक चीज चर्चा की थी कि जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में है और एक नदी के किनारे बहती है, ये नदी के किनारे ये सभ्यता बनी हुई है ना। और जो नदी थी वो नदी थी घग्गर नदी। कौन सी नदी थी, घग्गर नदी। मित्रों ऐसा बताया जाता है कि अब ये यहाँ पर मानकर चलिए सभ्यता है और ये नदी का प्रवाह है। तो मित्रों बरसात के समय में, बारिश के समय में नदियों में उफान बड़ा होता था, है ना, क्योंकि यहाँ से ध्यान रखना अगर इस नदी में उफान आ रहा है, उफान को अपन बाढ़ बोल सकते हैं, तो बाढ़ यहाँ पर आ रहा है तो इस बस्ती को बचाने का कोई भी माध्यम यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। और परिणाम ये रहता था कि इस नदी में जब भी बाढ़ आती थी तो बाढ़ के कारण ये बस्ती डूब जाया करती थी, बह जाया करती थी और यहाँ के लोग या तो पलायन कर जाते थे या उसी बाढ़ में बह जाते थे। तो ये कारण सबसे प्रभावी कारण माना जाता है इस सभ्यता के अंत का। तो इस सभ्यता के अंत का एक कारण तो माना जाता है बाढ़, बाढ़ प्रभाव। मित्रों कुछ लोग इस सभ्यता का जो अंत का कारण मानते हैं वो मानते हैं वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनमें ऐसा परिवर्तन हुआ कि वहाँ की जो जलवायु थी वो शुष्क हो गई और शुष्क जलवायु होने के कारण वहाँ पर अति सूखा व्याप्त हो गया और सूखा व्याप्त होने के कारण वहाँ के लोग वहाँ से पलायन कर गए, जो कि सभ्यता के अंत का कारण कुछ जगह पर माना जाता है। मित्रों इस सभ्यता के अंत का एक कारण यहाँ पर भूकंप को भी माना जाता है। किसको माना जाता है, भूकंप को। परंतु ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो प्रभावी कारण जो हमें देखने को मिलता है या हम जो समझ सकते हैं वो ये माना जाता है कि इस सभ्यता में निश्चित तौर पर बाढ़ आई होगी और बाढ़ से प्रभावित होने के कारण इस सभ्यता के लोग या तो यहाँ से पलायन कर गए या उसी बाढ़ में बहकर और उनका अंत हो गया। मित्रों इस प्रकार से